दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, यदि अमृतकाल की परिभाषा को मौजूदा दौर में वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की जाए तो भला इसकी परिभाषा हो क्या सकती है। एक ऐसा अमृतकाल जो 2022 से 47 तक नहीं बल्कि 2014 से अब तक चला आ रहा है। और इस अमृतकाल में न्यायपालिका को संविधान पीठ के माध्यम से या कुछ और संवैधानिक उपचारों के माध्यम से कभी राष्ट्रपति की सीमाएं तय करनी पड़ रही है तो कभी राज्यपाल की सीमाएं तय करनी पड़ रही है। कभी सत्ता को उसके संवैधानिक दायरे का एहसास कराना पड़ रहा है तो कभी संवैधानिक संस्थाओं को यह बताना पड़ रहा है कि उसके अपने अधिकार क्या है, चाहे वो एलजी का मामला हो चाहे दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हो। मौजूदा दौर में इन सब से एक पद और एक व्यक्ति जो अब तक अछूता है वो पद उपराष्ट्रपति पद का है। और उपराष्ट्रपति का पद सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर वेंकैया नायडू तक और इस बीच के तमाम नाम यदि आप गिनते चले तो वीवी गिरी से लेकर आर वेंकटरमन तक और शंकर दयाल शर्मा से लेकर कृष्णकांत तक, हर दौर में आपने देखा होगा कि संविधान के तहत काम करने वाले लोग उपराष्ट्रपति के पद पर जाने के बाद, यहां तक कि भैरव सिंह शेखावत तक भी इस संवैधानिक पद पर बैठने के बाद पक्षपात और तमाम तरह की चीजों को अपने पास फटकने नहीं देते। लेकिन मौजूदा दौर में परिस्थितियां ऐसी आ गई है जिसमें जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के समय से जो आशंकाएं थी वो आशंकाएं अब यहां तक आ गई कि संविधान के अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल जैसा वो बताते हुए दिख रहे हैं। आखिर क्या जरूरत है उपराष्ट्रपति को इन सारे मसलों पर बोलने की, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री तो संविधान दिवस मनाते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को अंगीकार करने की बात करते हैं और उन सब से आगे बढ़कर देखें तो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बावजूद मौजूदा दौर में देश के उपराष्ट्रपति ये कहते हुए नजर आते हैं, कभी केशवानंद भारती मामले को देश के विकास के लिए बाधक बताते हैं तो कभी संविधान के अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल की तरह करार देते हैं। तो क्या यही संविधान दिवस मनाने का नया तौर तरीका है? क्या यही संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ की एक खुली तौर पर एक ऐसी किताब है जिस किताब के माध्यम से संविधान के आदर्शों को नए रूप से परिभाषित किया जा रहा है? उपराष्ट्रपति के बयानों को आप देखते हुए चले तो तमाम वो चीजें दिखाई देंगी जो इससे ऐसा लगेगा कि 2027 में राष्ट्रपति बनने के लिए वो इस कदर उतावले दिखते हैं कि सत्ता की तरफदारी में तमाम पुराने मामलों को पीछे छोड़ देते हैं। बहुत चर्चा हुई थी एक दौर में जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए उस वक्त के केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था, इंदिरा गांधी के बारे में कहा था, उस वक्त की प्रधानमंत्री के बारे में कि यदि मैडम कहें तो मैं उनके फर्श पर झाड़ू लगाने के लिए भी तैयार हूं। इस तरह का एक बयान वायरल हुआ था। लेकिन आज वो बयान तो काफी पीछे छूट चुका है। अब तो तरफदारी की और थोड़ा ज्यादा साफ सुथरे शब्दों में कहें तो चापलूसी की एक नई परंपरा विकसित हो गई है। और परंपरा किस रूप में? जिसमें कल्याण बनर्जी यदि कथित तौर पर कोई मिमिक्री किसी व्यक्ति की करते हैं तो उपराष्ट्रपति की जातीय भावनाएं, जाट समुदाय की भावनाएं आहत हो जाती है। उस जाट समुदाय की, जिस जाट समुदाय की बहादुरी को लेकर इस देश में किस्से कहानियां कहे जाते हैं कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट लोग पसंद नहीं करते। लेकिन ये सब किस्से कहानियां हैं। मौजूदा दौर में यदि आप देखें तो चल क्या रहा है? मौजूदा दौर में यही चल रहा है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, संवैधानिक संस्थाएं सब कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा के दायरे में जाकर खड़े हो गए। यही उपराष्ट्रपति महोदय, यही धनखड़ साहब बंगाल के राज्यपाल थे तो किस तरह से राज्य सरकार के साथ उनकी ठनी हुई थी ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे देश को पता है कि राज्य सरकार के मामलों में किस तरह से कामकाज में अड़ंगा लगा रहे थे। जब से राज्यसभा के सभापति का पदेन कार्यभार इन्होंने संभाला है उसके बाद से आप देखें विपक्ष के सांसदों को किस तरह से बोलने के दरमियान बीच में टोका टाकी की जाती है। एक दिन तो ऐसा आया जो 36 या 37 बार विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को टोका गया। क्या इसके पूर्व ऐसी परंपरा किसी ने देखी थी? लेकिन आज ये सब हो रहा है। सैकड़ों सांसदों का मास एक्सपल्सन हुआ, एक साथ निलंबित कर दिया गया और तब उसके बाद कई सारे बिल पास कराए गए। ये भी इस अमृतकाल के दौर में हुआ है।
लेकिन जरा इस अमृतकाल के दौर में जाने के पहले, इसकी चर्चा के पहले एक बुनियादी बात जो जाननी जरूरी हो जाती है कि आखिर ये धनखड़ साहब हैं कौन? और धनखड़ साहब के राजनीतिक इतिहास पर यदि नजर डालें, तो फिर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाएगी कि क्या वाकई आज जो ये कर रहे हैं बिल्कुल नया है या पूर्व से इनकी आदत रही है। धनखड़ साहब 1989 में लोकसभा आए थे, जनता दल के टिकट पर वीपी सिंह सरकार में उप मंत्री बनाए गए थे। और जब जुलाई 1990 में वीपी सिंह ने देवीलाल को यानी उप प्रधानमंत्री को बर्खास्त किया, तो धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया और उनके पीछे खड़े हो गए, लेकिन चुपके से इस्तीफा वापस भी ले लिया। और फिर कुछ महीने बाद जब वीपी सिंह सरकार गिर गई, तो धनखड़ साहब चंद्रशेखर के साथ आ गए। एक बार फिर देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से बहुत पुरजोर सिफारिश की कि धनखड़ को भी मंत्रिमंडल में ले लिया जाए। लेकिन चंद्रशेखर ने साफ कह दिया कि धनखड़ को मंत्रिमंडल में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। धनखड़ मंत्री नहीं बनाए गए और उसके बाद से कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा, अलग अलग राजनीतिक दलों में नगरी नगरी द्वारे द्वारे धनखड़ साहब घूमते रहे। कांग्रेस पार्टी में गए, लेकिन तब तक कांग्रेस पार्टी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के हाथों से होते हुए गांधी परिवार के हाथों में आ चुकी थी। कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में आ चुकी थी और राजस्थान जो धनखड़ का गृह प्रदेश है, वहां गहलोत युग का प्रारंभ हो चुका था। और जब गहलोत युग का प्रारंभ हो चुका था, तो आप समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत की छत्र छाया में कोई भी कांग्रेसी पनपने का सवाल ही नहीं था और लंबे समय तक राजस्थान में कांग्रेस के सबसे बड़े छत्रप के तौर पर गहलोत स्थापित रहे। आज भी कमोबेश वही स्थिति है कि सचिन पायलट को भी राजस्थान में उस तरह से मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि एक बड़ा बरगद का वृक्ष गहलोत के रूप में मौजूद था। फिर भला भला धनखड़ साहब को कांग्रेस के अंदर कौन पूछता? समय बदला, साल बदला और इन सब के बीच सियासत भी बदली। और इस बदलते हुए सियासत के दौर में राजस्थान में वसुंधरा राजे का युग शुरू हो गया। भैरव सिंह शेखावत का एक युग का अवसान हो गया और उसी युग में धनखड़ साहब ने हिंदुत्व की चाशनी में अपनी रोटी डुबोने की कोशिशों के तहत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सभी जानते हैं कि चाहे राजनाथ सिंह का दौर हो या नितिन गडकरी का दौर हो, किसी ने घास नहीं डाली, किसी ने बहुत तवज्जो नहीं दी। तवज्जो मिली गुजरात लॉबी के हावी होने के बाद, तवज्जो मिली नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर के बाद। और तवज्जो कैसे मिली? जनता दल से आए हुए बहुत सारे लोगों को तवज्जो मिली, चाहे वो सतपाल मलिक हो, चाहे वो जगदीप धनखड़ हो। इस तरह के लोग, जनता दल से आए हुए लोग, कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों में घूम कर आए हुए लोग मोदी शाह के दौर में प्राथमिकता पाते गए। और प्राथमिकताओं के इस दौर में आरिफ मोहम्मद खान का नाम भला कैसे छोड़ दिया जाए, वो भी इसी लीग के सदस्य थे। वो वाया बसपा भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कराए थे, धनखड़ साहब वाया कांग्रेस बीजेपी में एंट्री कराए थे। लेकिन यहां मिला इन्हें क्या? पश्चिम बंगाल का राजभवन, ममता बनर्जी के शासन प्रशासन के बीच सीधे सीधे हस्तक्षेप करने की कोशिशें, बिल्कुल वैसे ही जैसे केरल में वाम मोर्चे की सरकार में हस्तक्षेप की कोशिशें आरिफ मोहम्मद खान ने की थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दूसरे राज्यपालों ने अपने क्रियाकलाप से, जिसमें दिल्ली के एलजी भी शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने की नौबत खड़ी की। तमिलनाडु के राज्यपाल रवि साहब को भी इसमें आप गिन सकते हैं। लेकिन अब चूंकि उपराष्ट्रपति बन ही गए हैं, तो 2027 में राष्ट्रपति बनाए जाने की बात है। और तभी राष्ट्रपति पद की होड़ में वेंकैया नायडू वाला हाल ना हो जाए, सीधे सीधे वो वेंकैया नायडू की तरह उपराष्ट्रपति पद से ही रिटायर न कर दिए जाए, इसके लिए तरफदारी की तमाम सीमाओं का उल्लंघन करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, तमाम सीमाओं को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब केशवानंद भारती मामले पर सवाल उठाने के बाद अब उन्होंने सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 142 पर ही सवाल उठा दिया। आखिर क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद? पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय कोई भी दिशा निर्देश किसी को भी दे सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हुआ हो। ये अनुच्छेद उन्हें कांटे की तरह चुभ क्यों रहा है? क्या इसलिए क्योंकि यही 142 अनुच्छेद पूर्ण तानाशाही लाने की दिशा में बाधा बना हुआ है और ये बेसिक स्ट्रक्चर के तहत माना जाता है, यानी संविधान के मूल ढांचे के तहत, जहां न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल सुपरविजन को सर्वोपरि माना गया है कि कोई भी निर्णय
चाहे संसद बनाए या विधानमंडल बनाए या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आए, उसकी समीक्षा सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, यदि वो संविधान की मूल भावना और इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के बेसिक प्रिंसिपल का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता हो। लेकिन ये इससे इन्हें दिक्कत आ रही है। अब किसी दिन ऐसा ना आ जाए कि उपराष्ट्रपति पद के मामले में भी, संसद चलाने के तौर तरीकों के मामले में भी कोई गाइडलाइंस जारी करनी पड़े, क्योंकि राज्य की विधानसभाओं के स्पीकर के लिए नाबाम रेबिया मामले से लेकर के और दूसरे मामलों तक जब गाइडलाइंस आ चुकी और तमाम संवैधानिक पद, जिसमें राष्ट्रपति का मामला हो, राज्यपाल के आचरण का मामला हो, स्पीकर के आचरण का मामला हो, कितने केस और कितने संविधान पीठ आप देखेंगे। चाहे आप एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखें, चाहे उसके बाद के दौर में रामेश्वर चौरसिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखें, चाहे उसके बाद के दौर में उद्धव ठाकरे सरकार की बर्खास्तगी और उसके बाद की परिस्थितियों में संविधान पीठ का जजमेंट देखें, या अरुणाचल प्रदेश में नाबाम रेबिया केस को देखें। तमाम केस को देखने के बाद जब सभी पदों के लिए कहीं ना कहीं एक गाइडलाइंस आ चुकी, तो भला कैसे इस बात से इनकार किया जाए कि आने वाले वक्त में राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर पद के लिए भी न्यायालय को मजबूर होकर कोई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ जाए। जो हालात दिख रहे हैं वो इसी दिशा में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह के हालात में न्यायपालिका का काम ही यही है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी जो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता क्षेत्र है, वो यही कहता है कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर आचरण के अनुरूप, संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा है और ऐसा न्यायालय को लगता है या ऐसी कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आती है, तो चाहे आप चंद्रचूड़ को कितना ही ट्रोल कर लें, चाहे संजीव खन्ना को कितना ही ट्रोल कर लें, या भविष्य में बी आर गवई आ रहे हैं तो गवई साहब को कितना भी ट्रोल कर लें, न्यायपालिका अपने मूल उद्देश्यों से भटक नहीं सकती। कार्यपालिका भले ही भटक जाए, विधायिका भले ही 5 किलो राशन और मोदी जी के भाषण वाली व्यवस्था में खुद को लाकर खड़ा कर ले, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए यदि सिस्टम के अंदर मौजूद उपचारों का इस्तेमाल करने पर न्यायपालिका पीछे हट जाए, तो स्वाभाविक है कि डेमोक्रेसी फेल होती है। और दुनिया के जिस किसी भी देश में डेमोक्रेसी फेल हुई है, वहां कहीं ना कहीं न्यायपालिका की शक्तियों के शिथिल पड़ने से ही हुई है। पड़ोस में पाकिस्तान में कई बार मार्शल लॉ लगा, फिजी जैसे देशों में न्यायपालिका फेल हुई, भारत में न्यायपालिका अब तक फेल नहीं हुई है। और न्यायपालिका फेल नहीं हुई है इस वजह से धनखड़ साहब की आंखों में ये चुभ रही है। अब आगे आगे देखते हैं नरेंद्र मोदी सरकार की जो कार्यशैली है। पहली बात कि इन्हें राष्ट्रपति बनाने के लिए 2027 के जुलाई महीने तक ये सरकार टिकी रहे, लक्षण तो दिखाई नहीं देते, क्योंकि सरकार तभी तक टिकी हुई है जब तक कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन नायडू और नीतीश को नानी फैक्टर में एक को प्रधानमंत्री और एक को उप प्रधानमंत्री का ऑफर देकर एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जैसी सरकार की दिशा में देश को लेकर नहीं जा रही है। तभी तक ये सरकार टिकी हुई है। जिस दिन ये हालात पैदा हो गए, उस दिन इस सरकार का जाना, इस सरकार के रुखसती तय। मध्यावधि चुनाव कोई सांसद नहीं चाहता, बहुत खर्च करके, बहुत मेहनत करके जीत कर आता है। लिहाजा कोई भी सांसद इस सरकार को गिराने के प्रति तब तक अनिच्छा दिखाएगा जब तक उसके सामने वैकल्पिक सरकार का खाका पेश नहीं किया जाएगा। यह सबसे बड़ा सत्य है। और वैकल्पिक सरकार का खाका पेश किए बिना यह सरकार को, इस मोदी सरकार को मौजूदा दौर में विपक्ष हटा नहीं सकता। और विपक्ष के पास जो परिस्थिति है उसमें एकमात्र रास्ता यही है कि नायडू और नीतीश में एक को पीएम, एक को डिप्टी पीएम का पोस्ट ऑफर करके इस सरकार से देश को मुक्ति दिलाई जाए। अगर नेशनल हेराल्ड मामले पर ईडी की जो गतिविधियां हैं वो तेज होती है, अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ता जाता है, अगर इस देश में कहीं ना कहीं मोदी सरकार 240 पर होने के बावजूद 272 पर होने जैसा व्यवहार करती हुई, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार जैसा व्यवहार करती हुई प्रतीत होती है, तो कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में केंद्र में नया प्रधानमंत्री और नई सरकार दिख जाए। और नया प्रधानमंत्री और नई सरकार के आने के बाद धनखड़ साहब को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, यह सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। या मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी ही यदि टिक गए तो धनखड़ को ही राष्ट्रपति बना देंगे, चाहे जितनी तरफदारी वो कर ले, सरकार को खुश करने वाले जितने बयान वो दे दे, इसके बावजूद उनकी लॉटरी लग जाएगी। गुंजाइश तो कम दिखती है, लेकिन देखिए
कोशिशें हर तरह से होती है, चाहे संविधान सम्मत हो या संविधानेतर हो। मौजूदा उपराष्ट्रपति के बयानों को देखकर ये लगता है कि संविधान की मर्यादा के अनुरूप निश्चित तौर पर और उनके पद की मर्यादा के अनुरूप तो कतई उनका बयान नहीं माना जा सकता। लेकिन आजकल दौर अमृतकाल का है और अमृतकाल के दौर में ट्रोल आर्मी ही इस देश में सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त के तौर पर देखी जा रही है। तो देखिए, इस अमृतकाल का स्वागत कीजिए और ट्रोल आर्मी के साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल आंटियों के बीच में अपने आप को सुरक्षित और महफूज रखने वाली परिस्थितियों की के कल्पना लोक में खोए रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।